यदि एक्स डी कोई दूरी समष्टि है, इफ एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, यदि एक्स डी कोई दूरी समष्टि है and small f is a contraction on capital X, यदि एक्स डी कोई दूरी समष्टि है तथा स्मॉल एफ कैपिटल एक्स पर कोई संकुचन है एंड स्मॉल एफ इज a contraction on capital X, that is d fx f by less than or equal to alpha dxy for all x belongs to xy belongs to capital X and alpha greater than 0 less than 1। तो यदि एक्स डी कोई दूरी समष्टि है तथा स्मॉल एफ कैपिटल एक्स पर संकुचन है अर्थात डी एफ एक्स एफ बाई, यही तो परिभाषा होती है कॉन्ट्रैक्शन की, डी एफ एक्स एफ बाई लेस देन और इक्वल टू अल्फा इनटू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तब then there exists, तब एक अद्वितीय बिंदु, then there exists a unique fixed point of the mapping small f, then there exists a unique fixed point of the mapping f, तब प्रतिचित्रण स्मॉल f का एक अद्वितीय स्थिर बिंदु होता है। देन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक, आ यूनिक रहेगा सिविका या एन यूनिक रहेगा? देन देयर एग्जिस्ट्स एन यूनिक फिक्स्ड पॉइंट या आ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, क्या रहेगा सिविका? और रहेगा यूनिक फिक्स। तब प्रतिचित्रण f का एक सर ऑफ द मैपिंग, ऑफ इट्स मैपिंग के बाद क्या है सर? कहाँ पे? Then there exists a unique fixed point of the mapping small f, तब प्रतिचित्रण स्मॉल f का एक अद्वितीय स्थिर बिंदु होता है या अस्तित्व में होता है। Then there exists a unique fixed point of the mapping f, तब प्रतिचित्रण f का एक अद्वितीय फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक, तो अंकिता पढ़े इस थ्योरम को? यस सर। तो बता क्या क्या लेके चलना है इसमें से, क्या क्या लेके चलना है अपन को? सर ये जो एक्स डी है वो मैट्रिक स्पेस है और जो एफ है वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। वो कैपिटल एक्स से एक्स में एक कॉन्ट्रैक्शन है, अर्थात ये परिभाषा होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो लिखो, हमें ये प्रूव करना है कि जो एक यूनिक फिक्स पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है इस मैपिंग में। फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन तुम्हें याद ही होगी। फिक्स पॉइंट की क्या परिभाषा है दीपिका, अंकिता? एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए, क्या बना? चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं अंकिता, समझ में आए तो देखो जरा प्रूफ। और प्रूफ में यहां से हम लिख लेते हैं कि माना, तो प्रूफ डालो और लिखो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ कैपिटल एक्स से एक्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो लिखो जरा कि माना एक्स डी कोई दूरी एक समष्टि है तथा स्मॉल एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स एक संकुचन प्रतिचित्रण है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, स्मॉल एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स एक संकुचन प्रतिचित्रण है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अर्थात लिखो तब
डी एफ एक्स एफ बाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, इसको एक नंबर दे दो जहां अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अंततः इतना लिखना ठीक रहेगा कि और कुछ लिखे अपन प्रपोजिशन में? सर सपोजिशन को लेकर चलना पड़ेगा, बिना उसके कैसे होगा? तो इतना ठीक है, इतना लिखना है यहाँ तक। और भी कुछ लिखे अपन? सर ये इसको भी हम ऑपोजिट लेकर चलें कि कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, पाए है। नहीं, पहले इतना तो लिख लो, पहले इतना तो लिख लो कि माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा स्मॉल एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स एक संकुचन है, तब डी एफ एक्स, यही तो परिभाषा होती है कॉन्ट्रैक्शन की, डी एफ एक्स एफ बाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स बाई, एक नंबर दे दो जहां अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक। अब अंततः बड़े ध्यान से पढ़ना इस थ्योरम को, ये कोई सरल थ्योरम नहीं है। ठीक है। यस पहला चेंज करो और लिखो लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। लिखो माना एक्स जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी आर्बिट्रेरी। तो माना एक्स जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स स्वैच्छ है, लिख लिया। एंड लेट सीक्वेंस एक्स एन इन कैपिटल एक्स डिफाइंड बाई, तथा माना कैपिटल एक्स में एक अनुक्रम एक्स एन। शांत। हाँ सर। ये दूसरी बार लेट लिख गया है, हटाए क्या? नहीं सर। तो माना एक्स जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स स्वैच्छ है, तथा माना कैपिटल एक्स में एक अनुक्रम एक्स एन, करली ब्रैकेट में लिखना। तो एंड सीक्वेंस एक्स एन इन कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाई, तथा कैपिटल एक्स में एक अनुक्रम करली ब्रैकेट में एक्स एन इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स जीरो, एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन। अंशतः अगर एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन है और एक्स वन खुद एफ एक्स जीरो है, तो एक्स टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर ये एफ ऑफ एफ एक्स जीरो। तो एफ ऑफ एफ एक्स जीरो मतलब एफ स्क्वायर एक्स जीरो लिखते हैं। यस सर। फिर एक्स थ्री कितना हो जाएगा बहन जी? सर 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू, और एफ एक्स टू करोगे तो एफ क्यूब हो जाएगा। तो एफ क्यूब एक्स जीरो और डॉट डॉट कर दो। फिर आखिरी में हम लोग जब एक्स एन लिखेंगे तो बताओ अंशिता कितना आएगा? डॉट डॉट करके जब हो जाएगा x टू द पावर n। आएगा, हाँ अभी वैल्यू कितनी होगी बहन? हाँ सर, ये f टू द पावर n x n x जीरो। तो क्या दो बातें हमने मानी है? दो नहीं, एक ही बात मानी है कि एक्स एन जो है एक ऐसा सीक्वेंस है कि एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स जीरो, एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन, एक्स थ्री इक्वल टू एफ एक्स टू और एक्स एन इक्वल टू एफ एक्स एन माइनस वन। ठीक। यस सर। अंशतः सबसे पहले हम ये दिखाने वाले हैं कि एक्स एन कौसी सीक्वेंस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कंप्लीट, अरे 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 एक गलती हो गई अंशतः। फिर क्या? ये हो गई कि स्टेटमेंट गलत लिख गया। स्टेटमेंट में बेटा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस लेके चलना है। अब देखो पहली लाइन पढ़ना अंशिता, क्या लिखा है स्टेटमेंट? इफ एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस हाँ, एंड तो एफ इज अ कॉन्ट्रैक्शन नंबर। पड़ेगा अब उनको बेटा स्टेटमेंट में ना कंप्लीट मीट्रिक स्पेस लेके चलना है। तो बताओ क्या चेंज हो जाएगी लाइन पूरी? इफ एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। बस। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दो, दोबारा थोड़ी गलती हो गई हमसे। शांत। हाँ सर, कर लिया मैंने। जहाँ कथन लिखा लाल मेरे, वहां पे पहली लाइन में ये लिखो यदि एक्स डी पूर्ण दूरी की समष्टि है। सर वो संकुचन वाली लिखी थी उसमें भी करनी है सर? नहीं नहीं, केवल स्टेटमेंट की बात कर रहे, कथन की। हाँ कर बाकी लिया। करना है। सर प्रूफ में नहीं करना फिर?
प्रूफ में एक्स डी कंप्लीट लिखा है ना, दोनों जगह करना है, वही तो सर। दोनों जगह करना है, वो गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि लेके अपन को कंप्लीट चलना। तो कॉसी सीक्वेंस का जो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है विकास में, हर कॉसी सीक्वेंस कैसा होता है? सर कन्वर्जेंट। ये जो एक्स है ना, इसको हम कॉसी सीक्वेंस दिखा देंगे। अब ये कॉसी होगा तो कन्वर्जेंट भी होगा। शिविका हाँ, एक बार स्टेटमेंट की पहली लाइन बोलो। यस सर। सर इफ xt be a complete metric space बस and बस, f is a contraction on x। वो तो सब सही है। शांत, तुम पहली लाइन बोलो, क्या हो जाएगी? सर यदि यह माना xt कोई पूर्ण दूरी समझती है, और सर अगर हम कथन में बोले तो यदि करके लिख देंगे, यदि xt कोई पूर्ण दूरी समझती है। ये तो एक्स डी कोई पूर्ण दूरी समष्टि है तथा एफ कैपिटल एक्स पर एक संकुचन है, ठीक है। तो प्रूफ भी बोलो प्रूफ में पर माना करके लिख देंगे, माना xt कोई पूर्ण दूरी समझती है तथा f में सच दैट x2 x संकुचन प्रतिचित्रण है। तो उम्मीद है कि सब बच्चों ने ये भूल सुधार कर ली होगी। तन्मय, हाँ सर। भूल सुधार कर लिया? हाँ सर, कर लिया। क्या लिख लिया? स्टेटमेंट में भी लिख लिया कि एक्स डी यदि एक्स डी पूर्ण दूरी की समष्टि है, और प्रूफ में भी लिख लिया कि माना एक्स डी कोई पूर्ण दूरी की समष्टि है, एफ एक्स एक्स कोई संकुचन है, तब फिर तो आगे सब कुछ ठीक लिखा। बस ध्यान से हमारे ये उतर गया कि वहां कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लेके चलते हैं, ठीक है। अंशिता, सुधार हो गया? हाँ सर, हो गया। तो अब सबसे पहले हम अंशिता ये दिखाएंगे कि एक्स एन कॉसी सीक्वेंस है। अब अगर कॉसी दिखा देंगे अंशिता, तो अपन जानते हैं कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है कि नहीं? यस सर, पता है। पैरा चेंज करके लिखो। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे कि एक्स एन कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना, एक्स एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। अब हम सिद्ध करेंगे कि एक्स एन एक कॉसी अनुक्रम है। Now we shall prove that xn is a Cauchy sequence। अब हम सिद्ध करेंगे कि xn एक कॉसी अनुक्रम है, ठीक। तो अंशतः कॉसी होने के लिए क्या चाहिए? डी xn xm Less less than than for all n greater than or equal to n0, यही था। हाँ तो एक से बताओ अंशतः, अगर एक से हम डी x1 x2 निकालें, ध्यान देना, अगर एक से हम डी x1 x2 निकालें, तो पहले तो ये था डी x1 x2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? डी x1 किसके बराबर है? सर, ये x1 f x0 के। एफ एक्स जीरो, और ये जो x2 है ये एफ एक्स वन, ऐसे तो होगा। यस सर। तो अब बता बहन जी कि अगर डी एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन है, तो एक नंबर से डी एफ एक्स एफ बाई लेस देन और इक्वल टू अल्फा डी एक्स बाई होता है। यस तो सर। ये लेस देन और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन? सर, ये हो जाएगा अल्फा x0 x1, सॉरी अल्फा डी x0 x1। एक्स जीरो एक्स वन, ध्यान से लिखना है अंशिता, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़नी है, पक्की करनी है थोड़ा में तीनों। ये तीन थ्योरमों में 6 नंबर है, एक थ्योरम जरूर फंसती है। अब अंशिता अगर डी एच टू एक्स निकाले हम लोग, तो क्या होगा? सर डायरेक्टली हो जाएगा ये लेस देन और इक्वल टू अल्फा तो डी। ये एच टू को लिखे एफ एक्स वन, हाँ इसको सर। लिखे एफ एक्स टू, ऐसे तो लिखेंगे। यस सर। तो ये लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा डी x2 x3। अल्फा डी एच टू एक्स थ्री। सर x1 x2 होगा, मैंने गलत बोल दिया, x1 x2। डी एक्स वन एक्स टू होगा, ठीक है, एक्स वन लिख देंगे, तुम जो कह दोगे वही हम लिख देंगे। अब बता, डी एक्स वन एक्स टू खुद किससे छोटा है? सर x0 x1 से। अब ये लेस देन और इक्वल टू किससे हो जाएगा? सर डी अल्फा वाला पूरा लेंगे या फिर डी x0 x1 जो भी रहेगा। एक्स वन एक्स टू जो है वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा डी एक्स जीरो एक्स वन है ना,
तो एक अल्फा तो पहले से है और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डी एक्स जीरो एक्स वन, ऐसे ही होगा। हाँ अब ऐसे ही एक और निकालो, तीन टर्म तो निकालने ही पड़ते ना हमें, तो डी एक्स थ्री एक्स फोर करें तो कितना होगा डी d(2x3) f of x2 x3। एक्स टू एफ एक्स थ्री, ठीक। यस अब बताओ डी एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू किससे होगा, सर, अल्फा d(x2 x3)। अल्फा डी एक्स टू एक्स थ्री। अब ये खुद जो है डी एक्स टू एक्स थ्री जो है वो अल्फा स्क्वायर डी एक्स एक्स जीरो से एक्स जीरो एक्स वन से छोटा है, तो कितना हो गया सर अल्फा की पावर 3 dx0 x1। अल्फा क्यूब डी एक्स जीरो एक्स वन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है, बट मुझे ये अल्फा स्क्वायर समझ नहीं आ रहा। ये अल्फा स्क्वायर क्यों आ रहा है? हाँ सर, वही नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो अल्फा dx1 x2 जो है। सारे टर्म हम लोग ना डी एक्स जीरो एक्स वन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे हाँ सर। टर्म किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डी एक्स जीरो एक्स वन में। इसलिए हमें एक्स वन एक्स टू में छोड़ना नहीं था तो उसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, ये एक्स टू एक्स थ्री में छोड़ना नहीं था तो उसकी जगह ये वैल्यू लिख दी। अच्छा सर, यानी कि जो dx2 x3 है वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर dx0 x1 है। डी एक्स टू एक्स थ्री जो है, हाँ, वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डी एक्स जीरो एक्स वन, बिल्कुल सही बात। यस सर। अगर हम इसको जनरलाइज कर लें तो लिखो इफ भी कंटिन्यू, या तो डॉट डॉट कर लो, तीन बार सर, डॉट इसको डॉट 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 कर लो, या तो डॉट डॉट तीन बार कर लो, या फिर ये लिख दो इफ भी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, यदि इस प्रक्रम को हम जारी रखते हैं तब। तो इफ भी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, यदि इस प्रक्रम को हम जारी रखते हैं तब डी एक्स एन प्लस वन। शांत बताओ, अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर दें तो डी एक्स एन प्लस वन की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू इस डी एक्स जीरो एक्स वन में कितनी होगी, कोई बता पाएगा? अल्फा एन और डी एक्स जीरो एक्स वन हो जाएगा। अल्फा एन बिल्कुल सही है भाई, डी एक्स जीरो एक्स वन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो थ्री है तो अल्फा क्यूब आया है, टू है तो अल्फा स्क्वायर आया है, वन है तो अल्फा आया, इसका मतलब एन है तो अल्फा की पावर एन आएगा। शांत बिल्कुल वेरी गुड, कितने होशियार हो गए तुम। इसे शांत अभी नंबर एक दे चुके होंगे अपन शांत। हाँ सर, ऊपर दे चुके हैं। इसे दो नंबर दे दो शांत, इसे दो नंबर दे दो। अब शांत कॉसी सीक्वेंस की परिभाषा याद है? हाँ सर, वही ना, डी एम एक्सएल लेस देन एप्सिलॉन। एक ऐसे सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, एक ऐसे होते थे एक्स एन माइनस एक्स एन, या फिर ऐसे लिखते थे एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस पी। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, चाहे डी एक्स एन कर लो तो चाहे डी एक्स एन प्लस पी कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है, ठीक। हाँ सर। तो लिखो अब, नाउ लिखो, नाउ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p, अब किसी धन पूर्णांक p के लिए, नाउ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p, अब किसी धन पूर्णांक p के लिए, तो नाउ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p डी एक्स एन प्लस p। सिविका, एक्स एन से एक्स एन प्लस पी तक जाना है, कैसे कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से? सर एक्स एन से एक्स वन, हाँ, एक्स एन प्लस वन, फिर डी एक्स एन प्लस वन से एक्स एन प्लस पी, फिर एक्स एन प्लस थ्री, ऐसे यहाँ एक टर्म और लिख लेना, डी एक्स एन प्लस टू से एक्स एन प्लस थ्री प्लस डॉट, और आखिरी में लिख लेना डी कितना, एक्स एन माइनस पी से एन माइनस पी एक्स एन माइनस पी एन प्लस पी माइनस वन, एन प्लस पी माइनस से एक्स एन प्लस पी। एक टर्म
एन एन एक एक का डिफरेंस रहता है ना, हाँ सर। लिख लो और एक बार बोल भी दो कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ना बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अब त्रिभुजीय समीकरण से नाउ किसी बाय ट्रायंगल। के लिए लिखो, लिख लो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। हाँ सर लिख लिया। अब बताओ बहन जी, 2 नंबर से डी एक्स एन प्लस 1 कितना लिख सकते हैं? अल्फा की पावर n dx0 x1। डी एक्स जीरो एक्स वन, इसको डी एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 2 को इस सेकेंड से क्या लिख सकते हैं? xn+1 n+2 को अल्फा की पावर n+1 dx0 x1। और अगला डी एक्स एन प्लस 2 एक्स एन प्लस, 3 टर्म लिखने कंपलसरी होते हैं तो 3 टर्म तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। अगला अल्फा की पावर n+2 dx0 x1। अल्फा की पावर बस चेंज होगी, बाकी तो डी तो सेम है। ये एन है तो ये n प्लस 1 होगी ना, n+1 होगी, ये n+2 होगी। हाँ, और आखिरी हो जाएगी अल्फा की पावर n+p-1। अल्फा की पावर n प्लस पी माइनस 1 डी एक्स जीरो एक्स वन। तन्मय समझ में आ जाएगी लाइन? ये फ्रॉम 2 लिख देना साइड से, 2 से। हाँ सर। आप बताओ तन्मय, इसमें पूरे में कितनी वैल्यू कॉमन लग रही तुम्हें? इसमें अल्फा की पावर n dx0 x1। डी एक्स जीरो एक्स एन कॉमन ले लो और अल्फा की पावर n कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा वो तन्मय? अल्फा की पावर n पूरे में कॉमन लग रही है हाँ और सर। डी एक्स जीरो एक्स वन कॉमन लग रही है, तो कितनी बचेगी अंदर ब्रैकेट में? इसमें पहले में 1 बचेगा, फिर अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर फिर करते हुए अल्फा की पावर यहाँ कितनी बचेगी? n कॉमन ले लिया तो n को मिलेगा p-1। ऐसे ही होगा भाई साहब, बोलो। हाँ सर। अब दुर्गेश से एक क्वेश्चन होगा, दुर्गेश भाई, दुर्गेश, p अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, p कैसा है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है और हम उसको बहुत बड़ा मान लें, बहुत बड़ा, तो ये एक सीरीज बन जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इस तरह से कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये किस चीज की सीरीज होती है? अगर p को हम बड़ा ले लें तो ये किस चीज की सीरीज होती है भाई साहब, बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। कोई बता पाएगा ये सीरीज किस चीज की होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। वो जीपी वाली सर। तुम तो बता शांत, ये किस चीज की सीरीज है? हम तो पूछ रहा है सर, वो जीपी वाली वो आती नहीं, a+ar+ar स्क्वायर करके वो वाली। तो तुम तो बताओ, ये बाइनोमियल है भाई साहब कि अंशतः कितने का इन्वर्स है ये? 1 प्लस एक्स का कि 1 माइनस एक्स का? 1 प्लस एक्स का। 1 प्लस एक्स का इन्वर्स करोगे बेटा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। 1 प्लस एक्स का इन्वर्स करोगी बहन जी तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ऐसे आता है। 1 माइनस एक्स का है। ये 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स है अंशिता। हाँ सर, क्या है ये? 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स। बिल्कुल। तो अंशिता बताओ, हम इसको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को अगर p बड़ा है तो कितना लिख सकते हैं? सर ये लिख देंगे हम 1 माइनस एक्स का, सॉरी 1 माइनस अल्फा का इनवर्स। होल इनवर्स। यस सर, होल इनवर्स। का होल इनवर्स लिख लें या इसको अपॉन में लिख लें, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अब बताओ, जो अल्फा है वो हमेशा किनके बीच में रहता है शिविका? अल्फा 0 और 1।
0 और 1 के बीच में रहता है। तो चूंकि अल्फा जो है सिंस अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, अल्फा अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटी संख्या सेविका अगर हम लोग बहुत बड़ी पावर चढ़ाए, जैसे मान लो 0.2 है, 0.2 की पावर हम बहुत बड़ी चढ़ा दें, मतलब n अगर बहुत बड़ा ले लें, तो n अगर बहुत बड़ा ले लें तो क्या लग रहा है अल्फा की पावर n कितना बचेगा? बोलो। अल्फा की सर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी 0 के आसपास। हाँ बिल्कुल 0 ही हो जाएगी। मतलब अगर अल्फा लेस देन 1 है, तो अगर अल्फा n इन्फिनिटी हम ले लें, मतलब ये देखो कि ऐसे कहो कि नाउ ये जो लिमिट n नेक्स्ट इन्फिनिटी हम ले लें पावर n, तो ये 0 के आसपास की वैल्यू मतलब लगभग 0 हो जाएगी। तो अल्फा लेस देन 1 है, तो सिविका अगर अल्फा लेस देन 1 है तो 1 से छोटी कोई भी संख्या ले लो, 0.2 ले लो, 0.4, 5, 6 कुछ भी ले लो, और उसकी जब बहुत बड़ी पावर समझाओगे एंड की ओर जाएगा तो 0.000000 ऐसे आएगा, तो वो लगभग कितने हो जाएगा? यस सर। 0 के करीब ही हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो ये जो वैल्यू है देखो इससे छोटी है, ये लेस देन और इक्वल टू लगा है, तो डी एक्स एन प्लस पी जो है उसकी वैल्यू 0 के बहुत करीब होगी कि नहीं? यस सर। और 0 के बहुत करीब जो वैल्यू होती है उसको हम लोग एप्सिलॉन मानते हैं। हाँ सर। अगर हम n बहुत बड़ा लें तो डी एक्स एन प्लस पी जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ थोड़ा लैंग्वेज लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं थी फिर भी तुम लोग लिख लो, जिससे तुम्हें समझ में आता रहेगा कि अगर हम n को बहुत बड़ा लेते हैं, n को कितना लेते हैं, बहुत बड़ा लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, मतलब एक 0 के करीब की कोई ना कोई संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 ये अल्फा जो है 0 1 के बीच में है, तो अल्फा की जितनी बड़ी पावर चढ़ाओगे उतना ही बहुत छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो टेकिंग स्मॉल n sufficiently large, लिखो n को पर्याप्त बड़ा लेकर, टेकिंग स्मॉल n sufficiently large, n को पर्याप्त बड़ा लेकर हम डी एक्स एन प्लस पी को आवश्यकता अनुसार छोटा बना सकते हैं। तो टेकिंग स्मॉल एन सफिशिएंटली लार्ज, डी एक्स एन प्लस 1 कैन बी मेड, सर xn+1 की xn+p, एक्स एन प्लस पी कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज, कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। इसका मतलब सिविका जानते हो, एज स्मॉल एज वी प्लीज? हाँ सर, कि हम जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं। जितना छोटा चाहे उतना छोटा बना सकते हैं अगर एन को बहुत बड़ा ले लें। हिंदी वालों ने लिखा, और हिंदी में क्या लिखा कि एन को शांत, सर एन को बहुत बड़ा लेकर हम डी एक्स एन प्लस पी को बस इतना को आवश्यकता अनुसार छोटा बना सकते हैं। तो एन को बहुत बड़ा लेकर या एन को एक बड़ा पूर्णांक लेकर हम डी एक्स एन प्लस 1 पी को बहुत छोटा बना सकते हैं। सिविका एक बार इंग्लिश में बोल दो पूरी लाइन। टेकिंग n sufficiently large, dxn plus p can be made as small as we pleased. प्लीज, ठीक है। तो डी एक्स प्लस पी को हम आवश्यकता अनुसार छोटा बना सकते हैं। तो दैट इज लिखो, दैट इज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
there exists a positive integer n0 such that dxn xn plus p less than a small epsilon for all n greater than or equal to n0 and p greater than 0. तो अगर हम n को बहुत बड़ा लें तो इसको बहुत छोटा बना सकते हैं। और आप जानते हो कि एप्सिलॉन जो है एक स्वैच्छ संख्या है। तो एप्सिलॉन अगर स्वैच्छ संख्या है तो उसको हम एप्सिलॉन एक बहुत छोटी संख्या है तो हम एप्सिलॉन के करीब का बना सकते हैं या बहुत छोटा बना सकते हैं। सर ये सच दैट के बाद क्या लिखा है सर? सच दैट के बाद वही लिखा डी xn xn plus p less than epsilon for all n greater than or equal to n0 and p greater than 0. So by taking n sufficiently large, we can made dxn xn plus p as small as we please. तो n को पर्याप्त बड़ा लेकर हम dxn xn plus p को आवश्यकता अनुसार छोटा बना सकते हैं। अर्थात एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक n0 ऐसा विद्यमान होगा या इस प्रकार विद्यमान होगा कि dxn xn plus p less than epsilon for all n greater than or equal to n and p तो आपको पता ही है पॉजिटिव इंटीजर है। या तो p ग्रेटर देन 0 लिखो या p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखो, एक ही बात है। ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिविका ये किस चीज की परिभाषा होती थी सेकेंड ईयर में? कॉजी सीक्वेंस होती। तो इसका ना देयरफॉर सीक्वेंस xn लिखो। तो देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट में xn इज अ कॉजी सीक्वेंस, आता है अनुक्रम xn कॉजी अनुक्रम है। देयरफॉर सीक्वेंस xn इज अ कॉजी सीक्वेंस, आता है अनुक्रम xn कॉसी अनुक्रम है। अब इसे बताओ, हमने कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लिया था तो उसमें हर कॉसी सीक्वेंस कैसा होता है? नहीं सर, अर्जिता बताओ। आता है अनुक्रम xn कॉसी अनुक्रम है यस सर, कन्वर्जेंट होगा। और xd कैसी है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एड लिखो, एड कैपिटल X इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस तथा कैपिटल X पूर्ण दूरी की समष्टि है। अगर कैपिटल X पूर्ण दूरी की समष्टि है तो जो कॉसी सीक्वेंस है वो अभिसारी होगा। तो इसलिए Yes. X कॉसी अनुक्रम है तथा कैपिटल X पूर्ण दूरी की समष्टि है। देयरफॉर xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन कैपिटल X। आता है xn कैपिटल X में अभिसारी अनुक्रम होगा। आता है अनुक्रम xn कैपिटल X में अभिसारी अनुक्रम होगा। सिविका बताओ, अगर xn कन्वर्जेंट है तो कोई पॉइंट x स्मॉल x कैपिटल X में किस प्रकार होगा? Then there exists small x belongs to capital X such that, बोलो। सिविका अगर xn कॉसी सीक्वेंस है और हर कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में, तो इसलिए xn कैपिटल X में अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अगर है xn तो देन तब x बिलोंग्स टू कैपिटल X इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि क्या? सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x इज इक्वल टू x xn इज इक्वल टू x। हाँ सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। कन्वर्जेंट का मतलब है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड ईयर में पूरा चैप्टर पढ़े थे और उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी दोबारा रिवीजन कर रहे हैं उसका, सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का। यस सर। आता है या तब x बिलोंग्स टू कैपिटल X इस प्रकार अस्तित्व में होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। तो अब हम सिविका ये दिखाने वाले हैं कि यही x जो है कैपिटल X में ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये कैसा है? फिक्स्ड पॉइंट। तो पहला चेंज करके लिखो।
now we shall prove that small x is a fixed point of mapping f. अब हम सिद्ध करेंगे कि स्मॉल x प्रतिचित्रण f का स्थिर बिंदु है। now we shall prove that, हम सिद्ध करेंगे कि स्मॉल x प्रतिचित्रण f, स्मॉल f बनाते हैं, ठीक है, प्रतिचित्रण f का स्थिर बिंदु है, अर्थात दैट इज, ये दिखाना। सर एक बार रिपीट कर दो सर, नाउ वी शैल प्रूव दैट से। Now we shall prove that small x is a fixed point of mapping f. अब हम सिद्ध करेंगे कि स्मॉल x प्रतिचित्रण स्मॉल f का स्थिर बिंदु है, अर्थात fx इक्वल टू स्मॉल x, अर्थात fx इक्वल टू स्मॉल x। सिविका बताइए फिक्स्ड पॉइंट कब होगा? ये fx इक्वल टू x कब प्रूफ होगा? सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा चलो यहां से शुरू करो तुम, कि अगर हम डी एक्स एफ एक्स लिखते हैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से सिविका इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स से एक्स एन और एक्स एन से एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब बताओ एक्स एन की जगह हम कितना लिख सकते हैं? यहां लिख देना ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुजीय समीकरण। अब बताओ सिविका एक्स एन की जगह हम कितना लिख सकते हैं? एक्स एन की जगह सर एक्स। बोलो, एक्स एन की जगह हम कितना लिख सकते हैं? नहीं पता? नहीं, एफ एक्स एन माइनस वन, जो जरूरत है वही तो लिखते हैं, एनालिसिस पढ़ रहे हो भाई साहब, ऐसे थोड़ा कुछ भी लिख दो, जो जरूरत है उसी तरह से लिखना है ना। तो हम एक्स एन को लिखा होगा पहले जहां सीक्वेंस डिफाइन किया था, एक्स एन जहां डिफाइन है वहां देखो ऐसे लिखा है, एक्स एन इक्वल टू एफ एक्स एन माइनस वन, ऐसे लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा होगा? एक्स वन इक्वल टू जीरो, एक्स टू हाँ इक्वल लिखा है। हाँ लिखा है एफ एक्स एन माइनस वन। एक्स एन इक्वल टू एफ एक्स एन माइनस वन नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है। अब बताइए, अगर ये मैपिंग एफ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है तो एक नंबर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही बता दो तुम। चलो एक नंबर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर हम लेस देन और इक्वल टू अल्फा डी एक्स एन माइनस वन एक्स, एक्स एन माइनस वन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि अगर एक्स एन की लिमिट एक्स है, अगर एक्स एन की लिमिट एक्स है तो डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होता है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें हम, अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें तो ये किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से छोटी संख्या है तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही तो होती है। यस सर। तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर ये जो वैल्यू है वो लगभग जीरो होगी, क्योंकि एप्सिलॉन से छोटी होगी, और एन इन्फिनिटी है तो एन माइनस वन भी इन्फिनिटी होगा। हाँ। तो ये दोनों वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो ये जो लिमिट है बेटा वो टेंड्स टू जीरो होगी, जबकि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लिखते हैं कि डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन तो बहुत छोटी सूक्ष्म संख्या है, तो सूक्ष्म संख्या से छोटी संख्या है तो वो लगभग जीरो होगी। तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यस सर। बेटा अगर डी एक्स एफ एक्स जो है वो जीरो की ओर चलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है तो क्या मतलब उसका होता है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होता है तो मतलब सर एक्स इज इक्वल टू वाई।
तो बताओ यहाँ डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स। फिक्स पॉइंट की परिभाषा होती है, यस सर। इसलिए नीचे क्या लिखते हैं कि अतः स्मॉल एक्स प्रतिचित्रण एफ का स्थिर बिंदु है, नीचे लिखो यस सर। therefore small x is a fixed point of mapping f। कितने मजेदार थ्योरम बनाई इन लोगों ने। इनका नाम पता है सिविका तुम्हें? स्टीफन बानाक। क्या नाम है? स्टीफन बानाक। हाँ, बड़ी सुंदर थ्योरम लगी हमें ये, बहुत सुंदर। अच्छा सर, ये मतलब स्टीफन बानाक एक ही साइंटिस्ट है, मैंने सोचा दो अलग अलग है। नहीं नहीं, इनका पूरा नाम था स्टीफन बानाक, बानाक उनका सरनेम था, स्टीफन नाम था। अच्छा। स्टीफन बानाक जो है उन्होंने बड़ी सुंदर थ्योरम बनाई, दिल खुश हो गया हमारा। तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो लिखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आता है स्मॉल एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ मैपिंग है, अतः स्मॉल एक्स प्रतिचित्रण एफ का स्थिर बिंदु है। शांत, ये थ्योरम पूरी क्यों नहीं हुई? क्या कमी रह गई? शांत, अद्वितीय दिखाना है ना, मतलब यूनिक। कितने हो यार तुम तो समझने लगे एनालिसिस। इसका मतलब ये है, हर कोई इतनी बात थोड़ी जान पाएगा एकदम कि यूनिकनेस दिखानी है। इसका मतलब में ये दिखाना है कि अगर कोई और भी फिक्स्ड पॉइंट y है तो वो y जो है कोई और नहीं, x इक्वल टू y होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। लिखो शांत, हेडिंग डालो यूनिकनेस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, स्थिर बिंदु की अद्वितीयता। तो नीचे हम ये दिखाने वाले थे